नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मुंबई के लिए रवाना हुए पीएम मोदी एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आज करेंगे नामांकन, नई दिल्ली सीट से भरेंगे पर्चा। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मंदिर मामले में सुनवाई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर डॉक्टरों ने जताई चिंता, डल्लेवाल को कुछ भी हो सकता है, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने आज बुलाई बैंक प्रमुखों की बैठक, वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ईडी को दी मंजूरी। केजरीवाल पर हमले की आशंका, खालिस्तान समर्थक कर सकते हैं जान लेने का प्रयास। बिहार में हो सकता है बड़ा खेला, मकर संक्रांति पर लालू यादव से मिलने पहुंचे पशुपति पारस। महाकुंभ में अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, ट्रेनों और उड़ानों पर असर। दक्षिण कोरिया में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद राष्ट्रपति यून सुक योल गिरफ्तार, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों में झड़प। शेख हसीना की भतीजी ने ब्रिटेन सरकार में मंत्री पद से दिया इस्तीफा, ट्यूलिप सिद्दीक पर यूनुस सरकार ने उठाए थे सवाल। गजा में थम जाएगा युद्ध, हमास ने सीजफायर का किया ऐलान, इजरायल पर टिकी दुनिया की निगाहें। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान हो गया मालामाल, 32,000 किलो सोना मिलने का दावा। आर्थिक मंच पर 60 देशों के सर्वोच्च नेता करेंगे मंथन, शपथ ग्रहण के कारण ऑनलाइन जुड़ेंगे ट्रंप। चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन पहुंचा, जापान अमेरिका जैसी निर्यात महाशक्तियों से आगे निकला ड्रैगन। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी रही तो महंगा हो जाएगा जरूरत का सामान, लोगों की बढ़ेगी परेशानी। थोक महंगाई ने दिया झटका, दिसंबर में आया बड़ा उछाल, लेकिन अनाज का दाम घटने से मिली राहत। अब लंबी दूरी की उड़ानों पर नजर, दबदबा बढ़ाने की तैयारी कर रही घरेलू विमान कंपनियां। एचसीएल टेक कंपनी के शेयर धड़ाम, 46,987 करोड़ रुपए घटा मार्केट कैप। भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बन गई हो, लेकिन पार्टी नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी नसीहत दे दी है। दरअसल 12 जनवरी को अमित शाह ने सिडनी में बीजेपी के सम्मेलन में कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ने 1978 में पवार के द्वारा शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को 20 फीट जमीन में दफना दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए पवार ने कहा कि इस देश ने कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। उनका इशारा सोहराबुद्दीन शेख मामले में 2010 में शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर निकाले जाने की ओर था, जिसमें 2014 में शाह को सभी आरोपों से बरी भी अब कर दिया गया है। शरद पवार ने कहा कि 1978 में मैं सीएम था, तब राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच इतनी कटुता नहीं थी। उस समय जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग मेरी मिनिस्ट्री में थे। इसके बाद जब वाजपेयी पीएम बने थे तो उन्होंने मुझे आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया था। मेरे विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसी के साथ शरद पवार ने अपनी पार्टी में किए जाने वाले बदलावों पर कहा कि पार्टी के अंदर बदलाव किए जाएंगे। ये बदलाव अगले 10 से 12 महीने में होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य उपचार के लिए बाहर गए हैं, उनके लौटने पर हम इसकी घोषणा करेंगे और ये निर्णय लिया गया है कि हम इंडिया गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लड़ेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया गया। मामले में हिमाचल प्रदेश के कसौली में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
युवती ने सिंगर रॉकी मित्तल को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष की तस्वीर को साझा कर कहा कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडौली ने महिला का बलात्कार किया। महिला ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उसे सरकारी नौकरी देने की बात कही। इसके बाद होटल के कमरे में बुलाकर बलात्कार किया। मोहन बडौली ने महिला की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मोहन बडौली को नरेंद्र मोदी का लाडला नेता कहा जाता है। यही कारण है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई। नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा ये नेता बलात्कार कर रहा है, महिला को ब्लैकमेल कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये सारे कांड करने की हिम्मत इसे कहां से आ रही है? अब देखना है बीजेपी अपने इस चहेते वरिष्ठ नेता के बचाव में क्या क्या करती है। वहीं युवती के आरोप की माने तो दोनों ने कसौली के एक होटल में बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर कसौली थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को ही मामला दर्ज किया था, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से 1 महीने बाद ये मामला सामने आया है। दिल्ली की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि मेरे साथ कसौली के सरकारी होटल में जबरन शराब पिलाकर रेप किया गया। रॉकी मित्तल ने अपनी एल्बम में एक्ट्रेस बनाने और बडौली ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। रेप के बाद डरा धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मेरी अश्लील फोटो खींचने के अलावा वीडियो भी बनाई गई। इसके बाद पंचकुला में केस में फंसाने की कोशिश भी की गई। हिमाचल पुलिस ने बडौली और रॉकी पर आईपीसी की धारा 376D और 506 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि 3 जुलाई 2023 को वह अपने दोस्तों के साथ कसौली घूमने के लिए आई थी। यहाँ पर वह एक होटल में रुकी, जहाँ हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और सिंगर रॉकी से मुलाकात हुई। युवती ने आगे कहा, मेरी और सहेली की उनसे बातचीत शुरू हो गई। इनमें से एक ने अपना नाम मोहनलाल बडौली बताया। उसने कहा कि वह नेता है। दूसरा रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान था, जिसने खुद को सिंगर बताया। बात करते करते वह हमें अपने कमरे में ले गए और बोले कि बैठकर बात करते हैं। रॉकी मित्तल ने बोला कि वह मुझे अपनी एल्बम में अभिनेत्री का रोल देगा। मोहन बडौली ने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी दिलवा देगा। मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है। फिर बातों बातों में हमें शराब ऑफर की, जिसके लिए हमने मना किया। मना करने के बावजूद उन्होंने बातों बातों में हमें जबरन शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद मेरे साथ छेड़छाड़ की। मैंने इसका विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने सहेली को डरा धमकाकर एक तरफ बिठाया। फिर मुझे धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मरवा दूंगा। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से मेरे साथ रेप किया। मेरी अश्लील फोटो खींची और वीडियो बना ली। उन्होंने हमें धमकी दी कि तुम्हें गायब करवा दूंगा, कहीं तुम्हारा पता नहीं चलेगा। अगर तुमने यह बात कमरे के बाहर किसी को बताई या पुलिस को शिकायत की। डर और शर्म के मारे हम सहम गए और रोने लगे। हम न कुछ कर पाए और न ही कुछ कह पाए। इसके बाद हमें डरा धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। हम किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। करीब 2 महीने बाद इन्होंने हमें फिर से डराकर पंचकुला बुलाया। वहाँ हमारे खिलाफ झूठा केस दर्ज करने की कोशिश की। महिला का दावा है कि उसका यौन शोषण कसौली में हुआ। वही मामला सामने आने के बाद सियासी पारा हाई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोपों को झूठा बताया है और इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया है। मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह राजनीतिक स्टंट है और पूरा मामला झूठा है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को भी झूठे मामले को तूल नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि मोहनलाल बडौली हरियाणा में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। वह 2019 के विधानसभा चुनाव में सोनीपत के राई सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बडौली को सोनीपत सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, मगर उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब रेप के आरोप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार से त्रस्त होकर, परेशान होकर, तनाव में आकर कोई इंसान कितना बड़ा कदम उठा सकता है, इसकी बानगी यूपी की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। दरअसल लखनऊ के वजीरगंज इलाके में 23 साल के एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। सुसाइड से पहले उस युवक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। पत्नी और सास पर परेशान करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वालों ने पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं दी है। दरअसल सिरसिया श्रावस्ती का रहने वाला घनश्याम दवा की दुकान पर काम करता था। लखनऊ के वजीरगंज इमाम बख्श कोठी के पास गौसगंज में सादिक मिर्जा के मकान में 5 महीने से वो किराए पर रह रहा था। करीब 1 बजे रात के अंधेरे में घर में फांसी लगाकर उसने खुदकुशी कर ली। घनश्याम ने 3 मिनट का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इसमें वो कह रहा है जब से शादी हुई है वो परेशान है। पत्नी के लिए भाई, भाभी और पिता से झगड़ा किया, उसके साथ मारपीट हुई है। परिवार से अलग हो गया, लेकिन पत्नी ने उसे नहीं समझा, उसे छोड़ दिया। अब वापस घर जाकर वो अपने परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएगा।
सास के कहने पर उसकी पत्नी मायके में रह रही है। सास तलाक करवाना चाहती है। पत्नी को खर्च देता था, लेकिन वो कहती है खर्चा नहीं चाहिए। कहती है बच्चों को अपने पास रखो। 6 महीने के बच्चे को कैसे अपने पास रख पाऊंगा? शादी को 3 साल हो गए हैं। अगर छोड़ना था तो पहले छोड़ देती। भाई भाभी को छुड़वाकर इतना बड़ा धोखा दिया। अब इंसान क्या करेगा? अगर जान नहीं देगा तो क्या करेगा? पिता भाई भाभी से मारपीट करके थाना कचहरी सब किया। अब उनका साथ कौन देगा? उसने बताया कि वो 60% दिव्यांग था। हर चीज की जिम्मेदार उसकी सास और पत्नी है। तो आप सोचिए, उस सास और पत्नी के इस मेंटल टॉर्चर की वजह से उस इंसान ने कितनी बड़ी कदम उठाई, अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। हालांकि सुसाइड करना घोर अपराध है। इसका ख्याल भी आपके दिमाग में आए तो इसे निकाल देना ही बेहतर है। वहीं सुसाइड करने से पहले घनश्याम ने पत्नी इस बात का जान देने की बात कही थी। इसके बाद भी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घनश्याम को फंदे से उतारकर बलरामपुर के चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने बताया कि घनश्याम की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आजमगढ़ गई। वहां से ही दोनों के बीच विवाद हुआ। पत्नी और सास की प्रताड़ना से तंग आकर घनश्याम ने फांसी लगा ली। इंस्पेक्टर का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। फिलहाल परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है। रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अभी हम श्री वाल्मीकि मंदिर से आए, वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद लेके अब हम हनुमान मंदिर में आए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है। अब यहाँ से पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहाँ से हम लोग नामांकन करने के लिए सब लोग मिलके जाएंगे। आइए आप सब लोग। खतरा बताया जा रहा है। देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। सर, परिवार का भी सपोर्ट आप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को 69वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने भी बसपा प्रमुख को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दें कि बसपा कार्यकर्ता मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। जिला स्तर पर सेमिनार का आयोजन हुआ है और बसपा ने एक्स पर पोस्ट कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दलितों, शोषित, वंचित, गरीब और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की एकमात्र आवाज आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर जन कल्याणकारी दिवस की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। वहीं मायावती प्रदेश कार्यालय से कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए संदेश भी जारी करेंगी। इसके बाद वो अपनी बुक मेरे संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा भाग 20 के हिंदी और अंग्रेजी एडिशन को लॉन्च करेंगी। चलिए मायावती के जन्मदिन पर हम आपको उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। दरअसल मायावती पिछले कई सालों से देश की राजनीति में एक्टिव हैं। आज भी उन्हें देश का सबसे बड़ा दलित चेहरा कहा जाता है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा है। जानकार कहते हैं कि मायावती की सक्रिय राजनीति से अनुपस्थिति इसका एक बड़ा कारण है। मौजूदा समय में यूपी में बसपा का एक विधायक है। ये वही पार्टी है जिसने साल 2007 में देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार बनाई। यूपी की 4 बार की सीएम मायावती ने अपना उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया है। अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन सच्चाई ये है कि बसपा का मतलब आज भी लोग मायावती ही समझते हैं। 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभुदयाल के यहाँ हुआ। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। पिता डाक विभाग में काम करते थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। मायावती के गांव का नाम बादलपुर है, जो कि यूपी के गौतम बुद्ध जिले में आता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए किया, गाजियाबाद से बीएड और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। बीएड करने के बाद दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में बतौर टीचर मायावती ने पढ़ाना शुरू किया और साथ ही आईएएस की तैयारी शुरू की। इस बीच काशीराम से उनकी मुलाकात हुई और 1984 में वो बसपा में शामिल हो गई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मायावती का सियासी सफर बताते हैं। मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री रही हैं। एक वक्त उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती और उनका कैंडिडेट जीत जाता था। बहुत कम लोगों को पता है कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मायावती जब 1995 में पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें लोकतंत्र का करिश्मा कहा था। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई। 97 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी।
2002 से 2003 और 2007 से 2012 के बीच वो फिर से मुख्यमंत्री बनी। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले मायावती सत्ता में ना हो, उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि आज भी देश की एक बड़ी दलित आबादी उन्हें अपना नेता मानती है। ये मायावती और काशीराम के शुरुआती दिनों की बात है। मायावती तब आईएएस बनना चाहती थी। काशीराम मायावती के बोलने की शैली और उनकी राजनीतिक समझ से काफी प्रभावित हुए। काशीराम को यह पता चला कि मायावती आईएएस बनना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने मायावती से कहा, मैं आपको इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार आपके सामने आदेश के इंतजार में खड़ी होगी। आपको बता दें, मायावती जब चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1960 के बाद वो ऐसा करने वाली यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी। सऊदी अरब ने तेल के बाद अब यूरेनियम को समृद्ध करने और बेचने पर ऐलान कर दिया है। इसे सऊदी अरब के लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में किया जाता है और ये बहुत दुर्लभ पदार्थ है जिसकी दुनिया में काफी ज्यादा डिमांड है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ एक दिन खत्म हो जाएंगे। इस कारण सऊदी अरब भविष्य की योजनाओं के मुताबिक पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। प्रिंस सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से कट्टर वहाबी विचारधारा को किनारे कर खुद को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश में है। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने धारहन में एक सम्मेलन में कहा, हम इसे समृद्ध करेंगे और बेचेंगे और हम येलो केक बनाएंगे। उन्होंने परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज के पाउडर सांद्रण का जिक्र किया। इसे सुरक्षित तरीके से संभालने की जरूरत होती है, हालांकि इससे विकिरण का जोखिम कम होता है। ऐसे में सऊदी अरब को यूरेनियम और दूसरे खनिजों के निर्यात से मोटा पैसा मिलने की उम्मीद है। इससे पेट्रोलियम पदार्थों के खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब की आय निरंतर बनी रहेगी। सऊदी के पास एक नवजात परमाणु कार्यक्रम है। ऐसे में सऊदी अरब की कोशिश यूरेनियम संवर्धन कर अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करने की है। हालांकि परमाणु हथियारों के प्रति सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा को देखते हुए यह काफी संवेदनशील मुद्दा भी है। ऐसे में रियाद ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। यह साफ नहीं है कि सऊदी परमाणु महत्वाकांक्षाएं कहां खत्म होगी, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में कहा था कि अगर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो उनका देश भी परमाणु हथियार बनाएगा। यूएई के पास अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कई यूनिट को ऑपरेट करता है। यूएई ने खुद यूरेनियम को समृद्ध नहीं करने और खर्च किए गए ईंधन को संसाधित नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई। यूएई ने पिछले साल कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था द्वारा अपनी परमाणु सुविधाओं की हल्की फुल्की निगरानी को खत्म करने और 2024 के अंत तक नियमित सुरक्षा उपायों पर स्विच करने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब ने अभी तक अपना पहला परमाणु रिएक्टर चालू नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौते के तहत सऊदी अरब को लघु मात्रा प्रोटोकॉल के तहत सीमित मात्रा में कम शक्ति वाले परमाणु रिएक्टर को चालू करने की इजाजत है। इस समझौते के तहत परमाणु शक्ति तकनीक के मामले में कम उन्नत देशों को अपनी संपत्ति के कई रिपोर्टिंग दायित्वों और निरीक्षणों से छूट प्राप्त होती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।